गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आगे बढ़ते हम लोग चैप्टर नंबर 7 तक हो चुका है अपना मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो वो भी कर लिया अपने पिछले लेक्चर में। तो सब सेक्शंस तो कर लिया एज सच, और से क्वेश्चन आंसर्स भी अपन ने लास्ट लेक्चर में किए थे। ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़ते हम लोग इन चैप्टर नंबर 8। काफी छोटा चैप्टर है, इजी टू अंडरस्टैंड, बट यस उसके ऊपर तुम्हारे 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने दिनों के अंदर क्या करना है, और ये चैप्टर में कैलकुलेशन पॉसिबल है कि हमको डिविडेंड कितना पे करना है ना बच्चों। वही मेन है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है। प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट। तो डिविडेंड हम कहां से पे करेंगे? सो रूल नंबर 3 ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो डिविडेंड इज बच्चों ऑब्वियसली शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। एक सिंपल तुमको क्वेश्चन पूछता हूं, कैन वी गिव डिविडेंड इन द ईयर ऑफ लॉसेस? पॉसिबल है या नहीं है? यस इट इज पॉसिबल कि हम बच्चों लॉस वाले ईयर में भी डिविडेंड दे सकते हैं। उसके लिए ही इंपॉर्टेंटली मैंने कहा अभी रूल 3 हमको यूज करना पड़ता है। तो कुछ मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दे रहा हूं कि प्रॉफिट में से डिविडेंड होगा, ऐसा नहीं है। तुम लॉस वाले ईयर में भी डिविडेंड दे सकते हो फ्रॉम द पास्ट प्रॉफिट्स। ठीक है एवरीबॉडी, चलो फॉर आवर टाइम उसके डेफिनेशन में आते बच्चों हम लोग। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी इंटरम डिविडेंड। ये सेंटेंस का मीनिंग, ये सेंटेंस का बच्चों इंपॉर्टेंस या फिर अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरम डिविडेंड का मीनिंग बच्चों ऐसा है कि जो भी रूल और लॉ डिविडेंड के ऊपर लगेगा वो बच्चों अपने आप इंटरम डिविडेंड के ऊपर लग जाएगा। जो भी रूल्स रेगुलेशंस मीनिंग जो भी डिविडेंड वर्ड के लिए यूज किया जाएगा वो सेम रूल्स रेगुलेशंस मीनिंग वगैरह जो भी रहेगा, रिस्ट्रिक्शंस वगैरह सब रहेगा ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन इंटरिम डिविडेंड। यस चलिए फाइन, मैं आगे जाता हूं। जो अपना सिलेबस में डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है वो हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, जनरली नॉर्मली रेट ऑफ डिविडेंड कौन डिसाइड करता है? जनरली नॉर्मली रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों कौन डिसाइड करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, करेक्ट। तो उसमें और एक तुमको क्वेश्चन मैं ऐड करता हूं उसमें, इज इट कंपल्सरी टू डिक्लेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स? नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी टू डिक्लेयर डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। इट डिपेंड्स ऑन कपल ऑफ थिंग्स। उसमें से एक तुम्हारा इंपॉर्टेंट है डिविडेंड पॉलिसी की, तुमको भाई कैश देना है या नहीं देना है, मेंबर्स को, ओनर्स को कैश देना है या फिर उसको री इन्वेस्ट करना है बिजनेस में, तो उसकी वजह से डिविडेंड नहीं दोगे, तो डिपेंड्स ऑन डिविडेंड पॉलिसी। दूसरा लॉजिकली भी ऑल्सो इंपॉर्टेंट इज योर कैश रिजर्व्स, कि तुम्हारे पास उतना कैश है या नहीं है। सेकंड चीज में अगर कहूं व्हाई डिविडेंड इज मच बेटर देन बोनस, बिकॉज बच्चों डिविडेंड इज कैश और बोनस इज जस्ट टाइम पास। मतलब बोनस में एक्चुअली तुम्हारा वेल्थ क्रिएशन नहीं होता है। यस चलिए, बट डिविडेंड इज कैश एंड कैश इज द किंग। ओके एवरीबॉडी, तो ये तुम्हारा चीज है। अब ऑब्वियसली जब हम डिविडेंड देंगे तो तुम्हारा उसमें दो इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट बच्चों योर बैंक बैलेंस बच्चों विल गो डाउन, नो डाउट अबाउट इट, है ना। योर बैंक बैलेंस विल गो डाउन जब तुम डिविडेंड डिक्लेयर करते हो तो। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ने रेकमेंड किया, जो भी रेट ऑफ डिविडेंड बोर्ड ने रेकमेंड किया, क्या मेंबर्स उसको बढ़ा सकते हैं? कि बोर्ड ने बोला 10%, मेंबर्स ने बोला 12%, ये बच्चों बार्गेनिंग हो सकती है? उसको बताओ। आंसर इज नो, नहीं हो सकता। जो बोर्ड ने डिसाइड किया बच्चों उससे ज्यादा का रेट ऑफ डिविडेंड नहीं पॉसिबल है। बट इज ऑपोजिट ऑल्सो अलाउड? ऑपोजिट में क्या होगा, जो भी रेट बोर्ड ने बोला उससे कम मेंबर्स बोल सकते हैं। कि बोर्ड ने बोला 10% और मेंबर्स बोले ज्यादा मत दो, 8% ही दो। इज दैट पॉसिबल? दैट इज पॉसिबल, दैट इज पॉसिबल। ओके एवरीबॉडी, तो ध्यान देना। सो एज द रेट्स रिकमेंड बाय द बोर्ड और सच लोअर रेट्स एज दे मे डिसाइड। ओके, तो कम रेट्स हो सकता है, पर बोर्ड के रेट से बच्चों, बोर्ड ने जो रेट्स बताया उससे ज्यादा का रेट्स नहीं हो सकता है। इज इट ओके एवरीबॉडी? आगे जाऊं मैं। ये क्लॉज नंबर 80 ऑफ टेबल एफ ABCDE। ABCDE 5 टेबल्स बच्चों MOA के स्टार्टिंग के, और अगले 5 AOA के। तो बच्चों कह रहा है तुम्हारा AOA की बात कर रहा है, ये बच्चों AOA में लिखा है। ओके, कि डिविडेंड बच्चों कैनॉट बी मोर देन द रेट्स रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंस किसका बच्चों? बोर्ड के रेट का। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डिविडेंड कौन से अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू के ऊपर। ओके, डिविडेंड इज बच्चों ऑलवेज डिक्लेयर्ड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग बच्चों। ठीक है, ये टाइम पास क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। उसका मार्केट रेट देखते क्या हम लोग? नहीं बच्चों, हम देखते कितना उसका फेस वैल्यू है। ऑन दैट फेस वैल्यू कितना दिया है बच्चों? लेट अस से डिक्लेयर डिविडेंड 20%।
सो उसको एज सच बच्चों ₹2 मिलेगा पर शेयर, और इसके पास कितने शेयर है बच्चों? 1000। ओके एवरीबॉडी, सो दैट इज ₹2000 उसको मिल जाएगा डिविडेंड। ठीक है, कुछ खास नहीं, आगे बढ़ता है। Then the shareholders of an AGM unanimously होता है मतलब 100% अप्रूवल है ना, नो ऑपोजिशन एट ऑल, unanimously pass the resolution for payment of dividend at a rate higher than the recommended by the directors। ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। लोअर चलता है हाँ, इसलिए तुमको फिर से ये पॉइंट लिखना पड़ेगा, चेक करो ये वाला। द कंपनी में डिक्लेयर इन द जनरल मीटिंग डिविडेंड्स, है ना, बट नो डिविडेंड शैल एक्सीड द रेट गिवन बाय द बोर्ड। ये चीज लिखी गई है कंपनी के रूल्स रेगुलेशन में, मतलब एओए में, इन क्लॉज नंबर 80 ऑफ द टेबल एफ। ठीक है, आगे बढ़ो। मैं इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट ये बेसिक तुमको पता होनी चाहिए, डिफरेंस बिटवीन फाइनल डिविडेंड एंड इंटरम डिविडेंड। ओके, जब तक तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज नहीं, ओके, वो डिविडेंड को हम लोग बच्चों क्या कहेंगे? इंटरम डिविडेंड। एक बार तुम्हारा बच्चों बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रीज हो चुके, फाइनल हो चुके, और उसके ऊपर ऑन दैट बेसिस कुछ डिविडेंड डिक्लेयर किया, दैट इज फाइनल डिविडेंड। दूसरा, कब डिक्लेयर होता है? जो भी डिविडेंड एजीएम में डिक्लेयर हुआ वो होता है फाइनल डिविडेंड, और जो भी डिविडेंड विदाउट एजीएम और आई विल से अदर देन एजीएम कुछ भी डिक्लेयर होता है, दैट इज बच्चों व्हाट? इंटरम डिविडेंड। ठीक है बच्चों, यहां तक समझे? वो तो तुम्हारे सबसे मेन पॉइंट्स है। ठीक है, सो ड्यूरिंग इंटरम डिविडेंड बच्चों इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर, दैट इज बिफोर फाइनलाइजेशन। यस एवरीबॉडी, मतलब बुक्स हमारे फ्रीज हुए नहीं, मैंने से बुक्स इट इंक्लूड्स एफएस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, पर फाइनल डिविडेंड इज रिकमेंडेड बाय बोर्ड एंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स इन द मीटिंग इन द एजीएम आफ्टर क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हेन आई से क्लोज ऑफ फाइनेंशियल मतलब मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रीज हो गए फॉर दैट ईयर, है ना। देन इंटरम डिविडेंड ओनली बाय बोर्ड बच्चों, क्योंकि वहां पे मीटिंग होती ही नहीं है, बट फाइनल डिविडेंड बच्चों कंपल्सरी एजीएम में ही डिक्लेयर की गई वाली तुम्हारा डिविडेंड है वो, है ना। सो डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन एजीएम इज फाइनल डिविडेंड। क्लियर लिया? सो रिकमेंडेड बाय बोर्ड बट अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर्स। कहां पे? एजीएम में। क्लियर? टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बिफोर फाइनलाइजेशन, दिस आफ्टर फाइनलाइजेशन। यस चलिए, देन इट कैन बी रिवोक्ड, स्टार मार्क कर दो इसको। इट कैन बी रिवोक्ड विद कंसेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स, बट फाइनल डिविडेंड बच्चों कैन नॉट बी रिवोक्ड, जस्ट लाइक बोनस शेयर्स, है ना, जस्ट लाइक बोनस शेयर्स। Then interim dividend can be declared only when AOA allows, और बच्चों does not require any specific provision in the articles for final dividend। वो ठीक है, कुछ खास बात नहीं है, interim के लिए AOA अप्रूवल चाहिए। ठीक है बच्चों, is it okay? So before finalization of books of accounts, alright, तो टाइप्स ऑफ डिविडेंड फिर से, मतलब उसके ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट यू शुड जस्ट बेसिक अंडरस्टैंड, जो एजीएम में डिक्लेयर होता है वो फाइनल डिविडेंड, और जो एजीएम में डिक्लेयर नहीं होता है दैट इज इंटरम डिविडेंड। ठीक है एवरीबॉडी? ठीक है, द रेट ऑफ डिविडेंड और इक्विटी शेयर्स इज रिकमेंडेड बाय द बोर्ड। इक्विटी क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस वालों के बच्चे फिक्स हो सकते पहले से ही, इशू करते वक्त हम लोगों ने फिक्स कर दिया था उनको, दैट इज पॉसिबल। बट बाकी का इक्विटी वालों के बच्चों डिपेंड्स ऑन बोर्ड। तो कोई जबरदस्ती कर सकता है कि मुझको बताओ बच्चों, कैन अ मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो फोर्स कर सकता है बच्चों बोर्ड को कि नहीं तुम डिविडेंड दो वरना मैं बोर्ड ही चेंज कर दूंगा? तो मेंबर बच्चों फोर्स नहीं कर सकता। मेंबर कैन चेंज द बोर्ड, वो बात है ना, बट उनको फोर्स करवा के बच्चों डिविडेंड नहीं, मतलब एटलीस्ट लीगली तो पॉसिबल नहीं है। ओके एवरीबॉडी, कैसा कोई रेजोल्यूशन नहीं है कि हमको ज्यादा डिविडेंड चाहिए। ओके और फ्यू, हम कंपनी चलाने को बोला है तो वो अच्छे से चलाएंगे, सिंपल है ना। तो अपना अपने को सबको अपना अपना काम करना है, नॉर्मल। सो लेट्स गो अहेड। 123 डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड बच्चों आउट ऑफ करंट प्रॉफिट या फिर पास्ट रिजर्व्स। यस चलिए, तो मेनली तुम्हारा वही है, करंट प्रॉफिट्स आफ्टर डेप्रिसिएशन। यस, बिकॉज इट इज नॉन कैश ना बच्चों, नॉन कैश, तो इसलिए डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करो, कर लिया। देन वो हो गया अगर वो अवेलेबल नहीं है या फिर तुमको ज्यादा डिक्लेयर करना है कंपेयर टू द करंट प्रॉफिट।
तो आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द पास्ट ईयर्स, है ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन। ओके लिया, या फिर बोथ, मतलब करंट ईयर से दे दिया या फिर पास्ट ईयर से दे दिया या फिर दोनों से दे दिया। एंड मनी प्रोवाइडेड बाय सीजी और एसजी फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तुम्हारे कुछ कुछ खास गवर्नमेंट कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ही पैसा प्रोवाइड किया है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट इज पॉसिबल इन सम केसेस। ओके, तो करंट प्रॉफिट्स, पास्ट ईयर के प्रॉफिट, दैट इज योर फ्री रिजर्व्स, यस। और कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के लिए गवर्नमेंट सीजी या फिर एसजी पेमेंट कर सकती है फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ओके ऑल ऑफ यू, आगे बढ़े हम लोग। देन बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड कैरीड ओवर प्रीवियस लॉसेस एंड डेप्रिसिएशन नॉट प्रोवाइडेड शैल बी, बच्चों पहले उनको एडजस्ट कर देंगे हम लोग। ओके, शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ द करंट ईयर, मतलब पिछले सालों में लॉसेस था और ये साल में प्रॉफिट है, तो तुम करंट ईयर के प्रॉफिट से दे सकते हो डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं। पर करंट ईयर के प्रॉफिट से पहले तुमको पास्ट ईयर के लॉसेस एज वेल एज पास्ट ईयर के डेप्रिसिएशन तुमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, पहले वो अमाउंट रिड्यूस करना पड़ेगा, उसके बाद जो अवेलेबल रहेगा करंट ईयर के प्रॉफिट से उसमें से तुम दे सकते हो डिविडेंड। बात समझी बच्चों? तो फर्स्ट तुम लोग क्या एडजस्ट करोगे, प्रीवियस ईयर के लॉसेस और प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन आल्सो। डेप्रिसिएशन क्यों? बिकॉज इट इज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। यस क्लियर, आगे बढ़े। देन जो रिजर्व्स की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट रीवैल्यूएशन बच्चों रिजर्व तुम्हारा नहीं आएगा। सो अनरियलाइज्ड गेन्स, नोशनल गेन्स, रीवैल्यूएशन वाले तुम्हारे एसेट्स के जो भी तुम्हारा फायदा हुआ है वो सब नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैपिटल प्रॉफिट्स आर नॉट एज सेम एज डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, कॉमन सेंस। डिविडेंड बच्चों इज गिवन आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स, रेवेन्यू प्रॉफिट्स, है ना? clear. So capital profits are not same as distributed profits because they are not earned in normal course of business, therefore they are not available for dividend। कौन सा? capital profits on sale of any asset, कुछ तुमको प्रॉफिट हुआ रहेगा या फिर ट्रांजैक्शन तुम्हारा कैपिटल गेन वाला है, उसमें से जो भी तुमको फायदा हुआ है दैट इज नॉट अवेलेबल बच्चों फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। ठीक है एवरीबॉडी, आगे जाओ मैं। आगे बढ़े, आगे। डोरेमोन मैकेनिक्स लिमिटेड owns a plot of land purchased long before. As the property rates are going up, it decided to revalue the plot at fair value, which is moderately 10 times the original price. Obviously, appreciation तो होगा ना बच्चों, thus resulting in the revaluation profit of 20 lakh. The BOD is keen to utilize this 20 lakhs with the free reserve 24 lakhs for payment of dividend। बच्चों नो, वो रियलाइज्ड गेन है क्या? मुझको बताओ, तुम्हारा वैल्यूएशन ऊपर गया मतलब तुमको क्या पैसा मिला है क्या? तुम्हारा बस वैल्यूएशन ऊपर गया तो तुमने बस बैलेंस शीट में दिखा कि हाँ ये करेक्ट स्टेटस है, ये करेक्ट स्टेटस है, बट दैट इज नॉट योर एक्चुअल इनकम ना। ओके एवरीबॉडी, और अगर कल जाकर उसको बेचते भी हो प्रॉफिट में, वो तुम्हारा इनकम टैक्स में कैपिटल गेन लगेगा उसका, बट दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। तुम उसमें से बच्चों डिविडेंड नहीं दे सकते हो कैपिटल प्रॉफिट में से। डिविडेंड इज टू बी कंपल्सरी गिवन आउट ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। ओके, ट्रेडिंग प्रॉफिट। ओके, आगे बढ़े अपन। सो अकॉर्डिंग टू 23(1)(a दैट 20 lakhs का तुम्हारा जो है पार्ट ऑफ दैट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ओके, देन ये भी टाइम पास से कुछ खास नहीं है बच्चों। कंपनी में ट्रांसफर सच परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स टू रिजर्व्स बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एज इट मे कंसीडर नेसेसरी। उनको करना है तो करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। एंड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ अमाउंट कितना रहेगा, कितना ट्रांसफर करना है रिजर्व्स में, वो भी कंप्लीटली उनकी मर्जी है। तो सच ट्रांसफर इज नॉट मैंडेटरी, याद रखना। एंड द परसेंटेज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व्स अगेन इज एट द चॉइस ऑफ द कंपनी। ठीक है। So Max Limited proposes to transfer more than 10% of profits of the company to reserves out of the current year before declaration of dividend at the rate of 12%. Is Max Limited allowed to do so? Absolutely yes. मतलब तुमको ट्रांसफर करना है या नहीं करना रिजर्व्स में तुम्हारी मर्जी है। तुमको डिविडेंड करना है या नहीं करना, पहली बात वो। दूसरा, डिविडेंड के रेट से कम करना है या ज्यादा करना, वो भी तुम्हारी मर्जी है। देयर इज नो लॉ एज सच कि कंपल्सरली तुमको कुछ
ट्रांसफर करना रिजर्व्स में बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऐसा कोई रूल लॉ नहीं है। क्लियर ऑल ऑफ यू? कुछ पैसा अलग से निकाल के रखो, तुम जितना दे रहे हो शेयर होल्डर्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, देन Harrington Limited has earned a profit of 1,000 crores for the year. It has proposed a dividend of 8.75%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserves of the company out of the profits earned. Can Harrington Limited do so? Absolutely yes. कोई compulsion नहीं है ट्रांसफर करने का बच्चों any amount to reserves ताकि हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सके, उसके लिए से कोई रूल नहीं है। ठीक है, फाइनल ईयर। चलो आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट, डिक्लेरेशन डिविडेंड आउट ऑफ accumulated profits, important, out of accumulated profits. okay, मतलब पास, तुम्हारे पास प्रॉफिट्स बच्चों है ना, यस चलिए। सो वेयर अ कंपनी बिकॉज ऑफ इनएडुकेसी, इनएडुकेसी मतलब कम है, या फिर एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, ऐसा ये लोग बच्चों वर्ड लिखते नहीं, लॉस, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स है ना बच्चों। ओह वी हैव इनकरिंग लॉसेस, नहीं, उससे पॉश वर्जन क्या बच्चों, देयर इज एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट, राइट। सो तो प्रॉफिट कम है या फिर है नहीं, बट कंपनी प्रपोजेस टू डिक्लेयर डिविडेंड, तो देंगे कहां से, व्हाट इज योर सोर्स, व्हाट इज द सोर्स, accumulated profits earned by it in the previous years, okay, and transferred by the company to the reserve. पैसा कहां पे, रिजर्व्स में है, ठीक है। तो बच्चों वो उसके लिए हमको करना पड़ेगा कंपल्सरीली रूल 3 फॉलो करना पड़ता है। इसके अंदर मस्त क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ओके। आई डोंट नो यू हैव डन दिस और नो अर्लियर, बट मस्त क्वेश्चन है, ओके, विल डू दिस। रेडी एवरीबॉडी, सब लोग ध्यान दे रहे हो, इसमें स्टार मार्क करो इधर। रूल 3 किसको एप्लीकेबल नहीं है, 100% गवर्नमेंट कंपनी को बच्चों रूल 3 एप्लीकेबल नहीं है। 100% गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या, पूरा कैपिटल कौन होल्ड कर रहा है, गवर्नमेंट, सीजी या फिर एसजी, ओके। रूल 3 में हमको देखना है होता कब नॉर्मली बच्चों, जब तुम रिजर्व्स में से डिविडेंड दे रहे हो, तो 100% गवर्नमेंट कंपनी है, ओके। क्या बोला मैंने बच्चों, 100% गवर्नमेंट कंपनी है, और गवर्नमेंट का तो नॉर्मली पैसा डूबता नहीं है, मतलब अगर गवर्नमेंट का गारंटी है, गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है, तो डूबेगा तो नहीं बच्चों, ओके। तो अब रूल 3 फॉलो करना नहीं है फॉर गवर्नमेंट कंपनी, ओके एवरीबॉडी, आगे बढ़े। चलो, सो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड बाय कंपनी ओनली फ्रॉम इट्स फ्री रिजर्व्स, नो अदर रिजर्व्स, ओके। कैपिटल रिजर्व नहीं, रिवर्स रिजर्व नहीं, कुछ नहीं, नो अदर रिजर्व विल बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आगे बढ़े, देन फिर से वही बात, declaration of dividend by set off of previous losses and depreciation against profits of the company for the current year. So no company shall declare dividend unless carried over, अगर होता है तो carried over previous losses and depreciation not provided in the earlier years are set off against the profit of the current year। वो अभी तुम्हारा दूसरा केस में चलेगा हम लोग, अगर करंट ईयर का प्रॉफिट है पर प्रीवियस ईयर के तुम्हारे लॉसेस थे, तो पहले बच्चों हम प्रीवियस ईयर के लॉसेस एज वेल एज डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करेंगे, पहले उनको रिड्यूस कर लेंगे, फिर जो बच जाएगा बच्चों उसमें से हम डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, फाइन। आगे बढ़े हम लोग। नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल नंबर 3, रूल 3 इंपॉर्टेंट, रेडी बच्चों। द फॉलोइंग कंडीशंस शैल बी फुलफिल्ड before declaring dividend out of reserves, out of reserves, ठीक है। Before declaring dividend बच्चों out of reserves, the rate of dividend, पहला वाला वो, the rate of dividend बच्चों shall not be what, more than average of last 3 years, yes चलिए। of the last 3 years, पर अगर कोई कंपनी ने बच्चों लास्ट 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है, अगर कोई कंपनी ने बच्चों लास्ट 3 सालों में डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट ऑल ऑफ यू, तो इन दैट केस ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। डिक्लेयर ही नहीं किया तो 0-0-0 ना, बात समझी कि नहीं, डिक्लेयर ही नहीं किया डिविडेंड मतलब 0%, 0%, 0%, एवरेज 0%, और फिर तुम बोलोगे सर डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। तो जिन्होंने बिल्कुल भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया लास्ट 3 सालों में, उनके लिए बच्चों ये रूल एप्लीकेबल नहीं है,
मतलब उनके लिए रेट ऑफ डिविडेंड का टेंशन, रेट ऑफ डिविडेंड का बच्चों टेंशन नहीं है। बात समझी सभी को? यस और नो? ठीक, ऑल राइट, आगे बढ़े। तो लास्ट के 3 कभी कभी होता है, आई शो यू एमसीक्यू आल्सो, तुमको समझेगा वो। कभी कभी बच्चों होता है लास्ट के 5 साल क्या तुमको रेट ऑफ डिविडेंड देकर रखते हैं, और वो भी तुमको ईयर अच्छे से देखना पड़ता है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया है, डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया है। ओके, तो जो रेट दिया है इट हैज टू बी इमीडिएटली लास्ट 3 साल के ही रेट्स का, वो भी 3 सालों का बच्चों रेट्स का तुमको एवरेज लेना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो। So rate of dividend is average of last 3 years. Now pay attention, important point. हम कितना अमाउंट निकाल सकते हैं from the reserves? The total amount to be drawn from such accumulated profits shall not exceed 1/10 of its paid up plus FR as appearing in the latest audited financial statement. Very important, 1/10, 10% of PUC and FR. ये तुम्हारा बच्चों हो गया withdrawal amount, withdrawal limit. हाँ है ना बच्चों, विड्रॉवल लिमिट, ठीक है? यहां तक ऑल ऑफ यू क्लियर? बोलो मुझको, ठीक है ना एवरीबॉडी? आगे जाऊं मैं बच्चों, सब लोग। ये तुम्हारा हो गया बच्चों विड्रॉवल लिमिट, ठीक है? पेड अप कैपिटल प्लस एफआर, उससे ज्यादा का अमाउंट हम निकाल नहीं सकते हैं फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? यस, ओके। द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड, वही वाली बात, फर्स्ट बच्चों यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स प्रीवियस लॉसेस, ओके, इनकर्ड इन द फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। बराबर ना? हम रूल 3 कब एप्लीकेबल करते हैं? ओनली बच्चे तुम्हारा करंट ईयर का प्रॉफिट कम था या फिर लॉस में थे, इसलिए तुमने रिजर्व में से डिविडेंड डिक्लेयर किया। इसलिए पहले तुम किसको सेट ऑफ करवाओगे? करंट ईयर के लॉस को सेट ऑफ करवाओगे, ठीक है? आगे, द बैलेंस इन द रिजर्व्स आफ्टर सच विड्रॉल शैल नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप। ओके, मतलब मैं आप लिखूंगा बच्चे मिनिमम अकाउंट बैलेंस, जैसे तुम्हारा कुछ कोई बच्चे बैंक अकाउंट में होता है, सिमिलर सेम थिंग। So minimum account balance. So minimum reserve balance. I'll say 15% of PUC, paid up capital. Finally, all of you, बताओ समझा कि नहीं समझा? Minimum reserve balance, ठीक है? अरे बोलो हाँ। इसके ऊपर तुम्हारे बच्चों को आराम से क्वेश्चन बन सकते हैं, अकाउंट्स में बन सकते, तो लॉ में भी बन सकते, तुम्हारा सिंपल है ना? क्लियर है? आगे जाऊं मैं एवरीबॉडी, चलो। Capricorn Industries Limited has a paid up capital of 200 lakhs and accumulated reserves of 240 lakhs. Loss from the current year is बच्चों 30 lakh. Dividend was declared at the following rates during the 3 immediate years, 9, 10 and 12. 9, 10, 11 नहीं बच्चों, 9, 10, 12. What is the maximum rate at which company can declare dividend from the current years? बात समझी? All of you are all of you with me? हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको 1 by 1 एक तुम्हारा आंसर देते जाओ, ठीक है? कीप योर कैलकुलेटर्स आल्सो विद यू इफ यू रिक्वायर, इफ यू नीड। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड बच्चों मेरा रहेगा 9 + 10 + 12 अपॉन 3, जिसका आंसर 10 नहीं आता है बिकॉज वो 11 नहीं है। इज इट 10.33 से चेक करो कुछ तो, आई थिंक 10.33 रहेगा, बताओ मुझको। 10.33 है %। ऑब्वियसली हम लोग देते बच्चों 10.33 ऑन फेस वैल्यू। ये मेरा एक तो पहली बात तो अपर लिमिट हो गया, इसके ऊपर का तो रेट ऑफ डिविडेंड मुझको पॉसिबल ही नहीं है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड विच कैन बी डिक्लेयर्ड, हमको वो कैलकुलेट करना है। यस और नो? अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमको देना कितना है मुझको देखो बच्चों, ₹200 lakhs, बराबर कि नहीं? कर लिया, तो उसका बच्चों कितना इनटू 10.33%। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग और नो? Is it 20.66 lakhs? डबल कर दिया ना मैंने उसको, कुछ गलत जाता तो मुझको बताओ बच्चों, ऑल ऑफ यू ओके क्लियर? तो उसको कितना पैसा चाहिए? 20.66 लाख मुझको पैसा
चाहिए which I will utilize बच्चों from reserves. ठीक है, आगे. But paid up capital plus FR, assuming मेरे जो भी reserves है वो free reserves है, तो मेरा paid up capital बच्चों 200 lakhs है, and FR है मेरा बच्चों wow 240 lakhs, that is rupees 440 lakhs. ये मेरा total है, total paid up plus FR. अब मेरा बच्चों withdrawal amount कितना है? Tell me. Withdrawal amount नहीं, मुझको पहले परसेंटेज बताओ, मैं कितना विड्रॉ कर सकता हूं? 10%. यस चलिए, वेरी गुड. 1/10 10% मैंने ले लिया. तो बच्चों मेरे पास कितना अवेलेबल रह गया? 44 lakhs मेरे पास पैसा अवेलेबल है. ठीक है. लेस क्या बताओ मुझको, क्या लेस करूं मैं? टेल मी फॉर द क्वेश्चन. तुम लोग मुझको बताओ क्या लेस करूं मैं पहले, मतलब क्यों करूं, क्या करूं, मुझको बताओ. वेरी गुड. करंट ईयर लॉस कितना बच्चों? रुपीज 30 lakhs. हाँ है ना? उन्हें डेप्रेशन तो देकर रखा नहीं है. वेरी गुड. सो अमाउंट अवेलेबल इज बच्चों ओनली 14 lakhs. यस, जबकि मुझको चाहिए था 20.66, पर बच्चों पक्के से मैं वो पूरा दे नहीं पा रहा हूं. Thus amount of dividend is restricted to rupees 14 lakhs. है ना? आगे जाऊं मैं. accumulated reserves मेरे कितने बच्चों? accumulated reserves रुपीज 240 lakhs. ठीक है. proposed withdrawal मेरे रिजर्व्स है बच्चों, रिजर्व्स में से निकालूंगा ना मैं. मेरे रिजर्व्स है बच्चों रुपीज 240 lakhs. ठीक है, मैं निकालूंगा 14 lakhs. हाँ या ना? ओके. तो मेरा बच्चों रिजर्व रहेगा 216. बराबर है क्या? रिजर्व्स. यस. एंड हमने और एक अमाउंट देखा था. क्या देखा था? इफ यू रिमेंबर कि माय रिजर्व शुड नॉट फॉल, है ना? 15% ऑफ पीयूसी. मेरा बच्चों पीयूसी कितना है? हाँ 226. सॉरी. ठीक है. माय पीयूसी इज बच्चों 200 lakhs. उसका कितना? 15% 30 लाख और 9 बच्चों. हाँ या ना? बराबर ना? हाँ, तो उतना रिजर्व रहना चाहिए, मिनिमम 30 lakhs. मेरे तो बच्चों आराम से 226 lakhs है. यस चलिए. सो दिस इज मोर बच्चों देन 15%, है ना? देन बच्चों 15% ऑफ पेड अप कैपिटल. यस चलिए एवरीबॉडी. यस एवरीबॉडी. तो मैं कितना डिविडेंड बच्चों दे सकता हूं? 14 lakhs का. Thus company cannot declare dividend at the rate, dividend of rupees so and so at the rate of so and so on its paid up capital of 200 lakhs. कितना दे सकते हैं? Cannot छोड़ दो, हम लोग डिक्लेयर तो कर पाएंगे. Can declare, but dividend of 14 lakhs है ना, on 200 lakhs. So कितना रेट हुआ मेरा बच्चों? 7%. Yes or no everybody? Tell me. बताओ मुझको, समझा? अभी क्वेश्चन क्यों नहीं आ सकता? डेफिनेटली आ सकता है प्रैक्टिकल के लिए. ओके और नो ऑल ऑफ यू? ठीक है. तो सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा स्टडी मटेरियल में है, विच आई हैड कवर्ड. चेक करो एवरीथिंग ओके बच्चों? 7%. ठीक है ऑल ऑफ यू? चलेगा ना? बात समझे सब लोग? मुझको बताओ. गुड. आगे जाऊं मैं एवरीबॉडी? Starcourt Mall Limited company has been declaring dividend at the rate of 20% on equity shares in the last 3 years, sorry, 20% in the last 3 years. So regularly 20% दे रहे हैं लोग. The company has not made adequate profits for the current year, but it has got adequate reserves to maintain rate of dividend 20%. Advise the company as to how it should go about if it wants to declare dividend at the rate of 20%.
तो उसमें बच्चों स्टोरी क्या डालोगे? उनको क्वेश्चन, तूने क्वेश्चन पढ़ा क्या बच्चों में? लास्ट के 3 साल हर साल 20% दिया है, पर करंट में लॉस है और उनको 20% का डिविडेंड देना है, तो क्या करना पड़ेगा तुमको? बच्चों किसका पूरा स्टोरी छापना है तुमको? पूरा का पूरा बच्चों को रूल 3 का स्टोरी छापना है कि हमारे सोर्सेस ऑफ डिविडेंड क्या क्या हो सकते हैं। तो करंट का प्रॉफिट, पास्ट ईयर का रिजर्व्स, करंट ईयर, उसके लिए रूल 3। देन रूल 3 का स्टोरी किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है? गवर्नमेंट कंपनी के लिए। देन रूल 3 में क्या होता है? एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स, तो 20%। उसमें से 2 फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम्हारा विड्रॉल लिमिट 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस एफआर, बट वो होने के बाद इंपॉर्टेंट तुम करंट के लॉसेस पे एडजस्ट करोगे, हाँ या ना? एंड देन जो बच जाएगा तो तुम्हारा रिजर्व्स का भी बैलेंस कम से कम 10% होना चाहिए ऑफ द पेड अप कैपिटल। पास्ट प्रॉफिट में थे ऐसे दिया नहीं, वो समझ गया ना? उन्होंने क्या बोला? करंट में लॉस है तो क्या करना चाहिए? अब करंट का तो पास्ट के लॉसेस का कुछ बताया नहीं अपने को इन द क्वेश्चन। बट इतना हमको पक्के से समझ आता कि अगर हम रिजर्व्स में से दे रहे हैं, मतलब फिलहाल करंट में नहीं है प्रॉफिट, है ना? और वो लोग कंटिन्यूसली लास्ट 3 साल से दे तो रहे थे डिविडेंड, तो मान लेंगे कि भाई लास्ट के सालों से रिजर्व्स में से, मतलब रिजर्व नहीं, लास्ट के सालों में डिविडेंड दे रहे थे, मतलब करंट के प्रॉफिट से दे रहे थे, ऐसा माना जाएगा। ओके एवरीबॉडी, आगे जाओ मैं बच्चों, ऑल ऑफ यू ओके? अरे बोलो हाँ, है ना? आगे बढ़े हम लोग एवरीबॉडी। इसका मुझको पता नहीं, करंट में लॉसेस है तो हमने जो रिजर्व बनाया है उनमें से हम देंगे यस साक्षी करेक्ट। इसमें पता नहीं बच्चे क्यों गड़बड़ करते हैं, आई डोंट नो व्हाई। मुझको बताओ, एक बार डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कितने दिनों के अंदर बच्चे पैसा अलग अकाउंट में डालना है? 5 days, 7 days, 30 days, 37 days, 5 days, ओके। बट व्हाट अबाउट इंटरिम डिविडेंड? अगर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया तो कितने दिनों के अंदर? 5 days, 7 days, 30 days, 37 days? बोलो। इंटरिम डिविडेंड ऑल्सो 5 days, इंटरिम डिविडेंड बच्चों ऑल्सो 5 days। ये बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, पता नहीं क्यों। इंटरिम डिविडेंड का इनका क्या, पता नहीं क्या झगड़ा है। एनी काइंड ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर बच्चों 5 days के अंदर तुमको अकाउंट में डालना है, अलग बैंक अकाउंट में। बच्चों नाउ अंडरस्टैंड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड ना, है ना एवरीबॉडी? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। तो जो रूल डिविडेंड के लिए एप्लीकेबल है वो रूल भी इंटरिम डिविडेंड के लिए भी एप्लीकेबल है। यस चलिए ऑल ऑफ यू, ठीक है? आगे जाओ मैं, ऑलराइट। तो इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया तो बच्चों अलग विद इन 5 days हमको अलग बैंक अकाउंट में डालना है पैसा, ओके? ये हमेशा एक प्लीज वर्डिंग याद रखो और उसको लिखो नोटबुक में भी, मतलब जिधर भी रहेगा। इन ए शेड्यूल्ड बैंक, मतलब तुम्हारा ऑथराइज आरबीआई वाला बैंक, आरबीआई के शेड्यूल्स के हिसाब से शेड्यूल्ड बैंक इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, ठीक है? विद इन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। किसके लिए जरूरी नहीं है? 100% गवर्नमेंट कंपनी को जरूरी नहीं है। ओके एवरीबॉडी, आगे जाओ मैं। इंटरिम डिविडेंड क्या है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों। व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड? एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड अदर देन एजीएम, है ना? यस चलिए। आउट ऑफ सरप्लस इन P&L or profits of the year in which it is declared, okay, or out of profit generated in the financial year till the quarter preceding the date of declaration of dividend. तो बच्चों Q2 क्वार्टर नंबर 2 में डिक्लेयर कर रहे हो, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स अर्न्ड इन Q1 पॉसिबल, ऐसे ईयर। तो मार्च या अप्रैल में डिक्लेयर कर रहे हो फॉर द एंटायर ईयर, बट बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स पॉसिबल, ठीक है? ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट, पर जब तुम जो भी टाइम पे डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो इंटरिम डिविडेंड, अगर वो बच्चों इंटरिम डिविडेंड डिक्लेरेशन जो भी होगा डेट उसका, उसके जस्ट एक क्वार्टर पहले अगर लॉस था कंपनी को, तो
तो बच्चों फिर से यहाँ पे तुम्हारा रूल 3 आ जाएगा, मतलब सेम रूल्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। ठीक है एवरीबॉडी, तो चेक करो। इफ द कंपनी हैज इनकर्ड लॉस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर up to the end of quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend. बात समझी? All of you with me? तो अगर तुम Q4 में डिक्लेयर कर रहे हो और Q3 तक लॉस था, Q3 में डिक्लेयर कर रहे हो Q2 तक लॉस था, ओके चेक करो। I'll give you यहाँ पे एग्जांपल, I'll give you example, ध्यान देना। I am declaring dividend, pay attention. I am interim dividend की बात करो कि interim dividend, interim dividend चलेगा। Let us say declared on 1st December 23 for example, correct earlier? So you are declaring within the financial year 23-24 जो भी रहेगा, ओके। तो मैं कौन से टाइम तक का, कौन से पीरियड का बच्चों पोजीशन देखूंगा मेरा फाइनेंशियल्स में, कि मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं या क्या चल रहा है मेरा, मैं कब कौन सा पोजीशन देखूंगा बच्चों। अगर मैं 1 दिसंबर को डिक्लेयर करता हूं डिविडेंड तो नोबडी, अमन, नो, क्वार्टर एंडिंग देखा जाता है बच्चों, क्वार्टर एंडिंग, ओके। अब बच्चों दिसंबर में मुझको अगर डिक्लेयर करना है तो दिसंबर के पहले कौन सा क्वार्टर खत्म हुआ था, क्वार्टर की बात कर रहा हूं मैं, क्वार्टर चेंज मत करो एवरीबॉडी। तुम्हारा होगा Q2 ना बच्चों, यहाँ पे Q2 दैट इज सितंबर एंड, ठीक है। और क्लियर। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मुझको 1 दिसंबर को डिक्लेयर करना है डिविडेंड, तो मेरा सोर्स क्या है, मैं कहां से डिक्लेयर कर सकता हूं, फ्रॉम ऑल दी प्रॉफिट्स अर्न इन द करंट ईयर अप टू Q2 चल सकता है बच्चों, ओके एवरीबॉडी। अप टू Q2 के प्रॉफिट्स में से करंट, भाई जब मुझको बताओ, मैंने तुमको ये पूछा ही नहीं व्हाट इज इंटरिम डिविडेंड, वो अपने देख लिया कि हाँ भाई एजीएम के बिना, विदाउट एजीएम कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, दैट इज इंटरिम डिविडेंड। पर क्यों देते बच्चों, क्यों, ये तुम दैट रीजन, तुम ये रीजन तुम मुझको बता सकते हो, इंटरिम डिविडेंड क्यों दिया जाता है। इंटरिम डिविडेंड क्यों दिया जाता है, करेक्ट, सुपर प्रॉफिट्स, बम्पर प्रॉफिट्स इन द करंट ईयर, मतलब तुमको Q1 Q2 में जबरदस्त प्रॉफिट हो गया, अनप्रेसिडेंटेड भयंकर प्रॉफिट हो गया, हाँ है ना। तो उसको अगले साल तक रोक के रखने के बजाय शेयर होल्डर को उसको करंट में इमीडिएटली दे दो। जैसे प्रॉफिट हुआ एक्सेस वाला, तुम उसको अभी थोड़ा सा शेयर कर रहे हो विद द शेयर होल्डर, उसको तुम 1 साल नहीं रुका रहे हो जब तक तुम्हारे बुक्स फाइनल नहीं होते तब तक, बात समझी। तो ये बात तो समझो कि बहुत एक्सेस प्रॉफिट हुआ तब हम प्रेफर करते हैं डिविडेंड देना, है ना। और अपने पास ऑब्वियसली कैश रिजर्व्स वगैरह भी बहुत सारा है, वो भी हो गया, है ना। तो हम करंट के बच्चे जबरदस्त प्रॉफिट में से उनको अभी थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं, बट अंडरस्टैंड, तो प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। मेरे पास है कहां पे पैसा, लेट अस से मैं प्रॉफिट में हूं, मस्त प्रॉफिट में हूं, तो क्वार्टर उस इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर हम लोग एंड देखते हैं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड डेट देखते हैं, समझा। तो मैं जब भी डिक्लेयर करूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 दिसंबर की जगह उसको 1 नवंबर करूँ तो भी सेम आंसर रहेगा मेरा, क्योंकि 1 नवंबर के पहले कौन सा बच्चों क्वार्टर मेरा खत्म हुआ था, सितंबर एंड क्वार्टर खत्म हुआ था, है ना बच्चों। तो मैं वो डेट का प्रॉफिट या फिर लॉस देखता हूं, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड, ओके, प्रॉफिट या फिर लॉस। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, अगर तुम्हें लॉस था इन दी करंट ईयर और कौन से डेट पे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर एंड डेट पे, बात समझी क्या सभी को, immediately preceding quarter end date पे, is it okay everybody with you, all of you following। अब बच्चों तुम्हारा सिमिलर रूल एप्लीकेबल हो जाएगा रूल 3 की तरह, ओके एवरीबॉडी, बात समझी। चलो चेक करो यहाँ पे,
मैं कहां से दे सकता हूँ बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड, मैं इंटरम डिविडेंड कहां से दे सकता हूँ, ठीक है, मेरे पास सोर्स क्या है, आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच इंटरम डिविडेंड इज sought to be declared, or out of profit generated in the financial year till the quarter preceding the interim dividend declaration date. जिस दिन मैं इंटरम डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हूं उसके जस्ट पहले जो क्वार्टर खत्म हुआ है ना, वो क्वार्टर तक का जो भी प्रॉफिट रहेगा उसमें से बच्चों मैं दे सकता हूं इंटरम डिविडेंड, है ना। पर अगर कंपनी को लॉस हुआ है ना, इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ द क्वार्टर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन, बात समझी क्या नहीं समझी, अभी भी समझ रहा है कि नहीं, तुम जब भी डिक्लेयर करोगे बच्चों इंटरम डिविडेंड उसके जस्ट पहले के क्वार्टर एंडिंग का डेट का प्रॉफिट या फिर लॉस देखो, प्रॉफिट ऑफ द बेस्ट कोई दिक्कत नहीं, पर लॉस है तो बच्चों हमको ये वाला रूल फिर से फॉलो करना पड़ेगा कि माय इंटरम डिविडेंड का रेट, अब क्या बच्चों, इंटरम डिविडेंड का रेट शुड नॉट बी मोर देन एवरेज ऑफ लास्ट 3 years का डिविडेंड रेट, ओके, यस एवरीबॉडी, should not be more than average of last 3 years का dividend का rate. Okay, all of you? All of you okay till you're fine with me? Fine till here, everybody? बोलो. लॉस हुआ तो क्यों देंगे, जैसे बच्चों लेट अस से फाइनल ईयर में भी लॉस हुआ है हमको, मतलब साल खत्म होने के बावजूद साल खत्म हुआ है, ओके, तो हमने आज वही डिस्कस किया, कैन यू डिक्लेयर डिविडेंड इन द ईयर ऑफ लॉसेस, आंसर इज यस, तो क्यों देंगे इवन इंटरम डिविडेंड, इट इज जस्ट टू मेंटेन गुडविल, इट इज जस्ट टू मेंटेन गुडविल, तुम्हारे पास है कैश, ओके, तो हम तो कुछ थोड़ा सा अमाउंट हमको देना है हमारे शेयर होल्डर्स का भरोसा जीतने के लिए, उनका ट्रस्ट हमारे ऊपर रखने के लिए, अब तक उनको थोड़ा सा खुश करवाने के लिए, करने के लिए, स्टिल यू कैन डिक्लेयर, यू आर अलाउड, लीगली अलाउड, ओके, पर अगर लॉस था तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई ज्यादा अमाउंट नहीं, not more than average of the last 3 years. All of you okay till here? बोलो हाँ, आगे बढ़े हम लोग, सॉरी, देन वही चीज फिर से रिपीट, जैसे फाइनल डिविडेंड का बच्चों का अमाउंट, फाइनल डिविडेंड का बच्चों अमाउंट विद इन 5 days ट्रांसफर करना है, विद इन 5 days, तो यहाँ पर भी तुमको बच्चों अमाउंट इंटरम डिविडेंड का अमाउंट भी बच्चों विद इन 5 days इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑफ अ शेड्यूल्ड बैंक तुमको अमाउंट ट्रांसफर करना है, ओके, ताकि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी बन जाए, है कि नहीं बच्चों, within 5 days you have to transfer in a separate bank account of a scheduled bank. आगे बढ़े बच्चों हम लोग, Shelby Limited is facing loss. During the current financial year, in the immediate preceding 3 financial years, it had declared dividend rate of 8, 10, 12%. To maintain goodwill of the company, the BOD has decided to declare at the rate of 12% interim dividend. बच्चों पॉसिबल है क्या, नहीं, उनका लॉस है बच्चों इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, यस ईयर, और उन्होंने बोला है बच्चों यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड, समझा, सॉरी, तो इंटरिम डिविडेंड बच्चों तुम वो साल का दे रहे हो जो साल में लॉस है, उसके उनको बच्चों तुम्हारा एवरेज रेट कितना रहेगा, 10% ओनली, तो मैं लिखूंगा 8 + 10 + 12/3, that is not more than 10%. All of you okay clear? Agree with me? बोलो हाँ बच्चों, फाइन क्लियर, जाओ मैं आगे, चलेगा ना, आगे बढ़े बच्चों हम लोग, ठीक है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ठीक है, अपना क्या हो गया ये इंटरम डिविडेंड का, याद रखना लॉस रहेगा तो एवरेज ऑफ लास्ट 3 years, लॉस कौन सा डेट पे, इमीडिएटली प्रीसीडिंग क्वार्टर एंडिंग डेट, आगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंपॉर्टेंट, ओके, डिविडेंड इज पेबल इन कैश बट नॉट इन काइंड, कैश मतलब मनी बट नॉट इन काइंड, है ना, आईफोन, वॉच, गोल्ड बार्स, वो सब नहीं बच्चों, चेक, डिविडेंड वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, dividends are payable to shareholder in cash as shareholder in cash may be paid by check and so. Important.
In case dividend is paid by issuing dividend warrants, but dividend warrants were as good as bearer checks. Okay, बच्चों, dividend warrants were as good as bearer checks. Okay, पहले के जमाने में बच्चों हर एक के पास बैंक अकाउंट भी नहीं हुआ करते थे. ओके, तो डिविडेंड वारंट्स ना, हाँ, तो पहले के जमाने में बच्चों डिविडेंड वारंट दिया करते थे. इट वाज लाइक अगेन अ प्रॉमिसरी नोट. डिविडेंड वारंट फॉर आल्सो लाइक अ प्रॉमिसरी नोट, कि जिसके हाथ में है, जिसके लिए दिया गया है, वो कंपनी के ऑफिस में जाके वहां से डिविडेंड कैश कलेक्ट कर सकता है बाय सबमिटिंग द डिविडेंड वारंट्स. ओके, तो जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं थे, they could collect the cash from the company itself by submit करने का बच्चों डिविडेंड वारंट्स. समझे सब लोग? ऑल ऑफ यू? यस, एवरीबॉडी? ठीक है, आगे जाओ मैं. ओ बच्चों, दैट इज इन केस, अभी फिलहाल के लिए उसको समझ लो कि हाँ भाई हम डिविडेंड वारंट्स दे रहे हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, इतना याद रखो. इन केस डिविडेंड इज पेड बाय इशूइंग डिविडेंड वारंट्स, such warrants must be posted at the registered addresses within the prescribed time. Obviously बच्चों, किसका रजिस्टर्ड एड्रेस, किसके रजिस्टर्ड एड्रेस की बच्चों बात कर रहे हैं हम लोग? must be posted at the registered address. किसकी बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग? बताओ फटाफट. रजिस्टर्ड एड्रेसेस किसके? ऑफ क्या? OF व्हाट? हाँ, मेंबर्स. करेक्ट, मेंबर्स को भेज रहे हैं ना हम लोग बच्चों, ये अमाउंट मेंबर्स को भेज रहे हैं ना हम लोग, ये ठीक है. सो एट द रजिस्टर्ड एड्रेसेस विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम क्या है? 30 days. सो वंस पोस्टेड इट इज इमटेरियल whether the same are received or not within 30 days by shareholder. स्टार मार्क करो. ये है क्या तुम्हारे टेक्स्ट बुक में? उसको बताओ ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी. ठीक है एवरीबॉडी यहां तक? हाँ, तो विद इन 30 days हमको पोस्ट करना है. विद इन 30 days रिसीव होना है, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है. उसको मिला नहीं मिला ये भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है. हमको अदर लॉस में भी है बच्चों, जनरल प्रोसेस एक्ट में, कि एज ए सेंडर हमारी क्या जिम्मेदारी है? एज ए सेंडर कि एड्रेस ठीक है, बराबर लगाया गया है, और बराबर स्टैंप लगाया. स्टैंप हमको लगता है लेटर सेंड करने के लिए उतना बराबर है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है कि अगर वो मिसप्लेस हो गया या फिर कहीं और चला गया तो. ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? 30 दिन के अंदर भेजना इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के अंदर मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है. आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ. 30 दिन के अंदर डिस्पैच करना इंपॉर्टेंट है, 30 दिन के अंदर डिलीवरी होना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. तो भले वो इंसान को नहीं मिला डिविडेंड, या फिर वो डिविडेंड को 40 दिन के बाद मिला, इसमें बच्चों कंपनी की गलती नहीं है. अगर कंपनी ने टोटल 30 दिन के अंदर बच्चों उसको डिस्पैच करवा दिया था, 30 days स्टार्टिंग फ्रॉम डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. यस क्लियर? बोलो हाँ एवरीबॉडी, बोलो फटाफट. समझ रहे हैं कि नहीं? इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार मार्क किया है. ठीक है, चलो. डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड होल्डर, शेयर होल्डर को, या फिर उसके दोस्त को, मतलब ऑर्डर को, या फिर उसके बैंक को, है ना. वो गया खुद कैश ले लिया, या फिर उसने किसी और को तरस किया, भाई तू जा मेरे भी यहाँ पे, तू लेके आ, या फिर उसने बच्चे बैंक को बोला कि हाँ बैंक में क्या बोलते डायरेक्टली ट्रांसफर करवाओ. सो इट कैन बी पेड टू द शेयर होल्डर और ऑर्डर और द बैंक. वो ठीक है, कुछ खास नहीं है. A purchaser of shares whose name is not entered in ROM cannot claim payment of dividend to him, though he might have made full payments to the seller of the shares. ये बच्चों कौन सा सेक्शन इसके साथ संबंधित आता है? सॉरी, हम अभी एज इट इज देखेंगे सेक्शन नंबर 126 देखेंगे हम लोग, बट अपना और एक बच्चों सेक्शन आता है 56, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स. यस क्लियर? उसमें हम लोग बच्चों वही देखा था, जब तक बायर का, जिसने शेयर्स खरीदे, उसका नाम बच्चों जब तक ROM में नहीं है, उसको कोई भाव नहीं है. बात समझिए बच्चों? उसको कोई भाव नहीं है. ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़े हम लोग बच्चों.
इन केस ऑफ निधि कंपनी, निधि कंपनी तुम्हारे लोग की कंपनी जो लोग कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, subject to that any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days। तो बच्चों उनके अपने खुद के अकाउंट्स मेंटेन होते हैं निधि कंपनी में, तो उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा अगर उसने खुद क्लेम नहीं किया विद इन 30 डेज, कुछ खास नहीं है। एज पर सेक्शन 51 इंपॉर्टेंट बच्चों का रेफरेंस है डिविडेंड का 49, 50, 51। अगर याद है बच्चों, हम डिविडेंड में से अमाउंट को काट लेंगे, जो भी अमाउंट पेंडिंग है ऑन कॉल बट नॉट पेड, है ना, कंपनी ने बच्चों कॉल किया पर पे नहीं किया, तो जब मेंबर को कॉल किया है और पे नहीं किया तो बच्चों हम डिविडेंड उसका पूरा थोड़ी देंगे हम लोग, है ना। प्लस जितना डिविडेंड बनता है, पहली बात तो फुल अमाउंट नहीं देंगे। अभी 10 रुपए का फेस वैल्यू है, उसने 6 रुपए पे किया, आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, 10 रुपए का फेस वैल्यू, उसने 6 रुपए पे किया, 4 कॉल्ड बट अनपेड है, 4 रुपए का बच्चों अमाउंट कॉल्ड है पर अनपेड है, तो पहली बात तो उसको बनता है डिविडेंड ओनली ऑन 6 रुपए, आउट ऑफ 10 रुपीज बच्चों उसका डिविडेंड बनता है ओनली ऑन 6 रुपए, तो 6 रुपए जमा हो गया, मतलब क्रेडिट है, लेट से अक्रू हो गया, पर उसमें से हम रिड्यूस करेंगे, जो भी अपने 4 रुपए नहीं आया है। लॉजिकल आया ना एवरीबॉडी? बोलो, नहीं समझा? चेक करो एग्जांपल। A company may, if so authorized by articles, pay dividend in proportion to the amount paid up on each share। अब कॉमन सेंस बच्चों, अगर फेस वैल्यू 10 रुपए है बट पेड 6 रुपए है उसका, ओके, कॉल्ड पूरा 10 रुपए बट पेड 6 है, तो बच्चों उसको थोड़ी फेस वैल्यू 10 रुपीज के ऊपर उसको हम कैलकुलेट करके देंगे डिविडेंड, है ना। उसने ही पूरा अमाउंट पे नहीं किया बच्चों, तो हम उसको पूरा डिविडेंड भी पेमेंट नहीं करेंगे। ओके ऑल ऑफ यू? So let us take the example, पहले इसको खत्म करते हैं। Suppose some of the shareholders have paid only ₹5 on the face value of 10 on each share held by them in case of declaring dividend at the rate of ₹5 per share। अगर डिक्लेयर किया गया ₹5 पर शेयर, अब पर शेयर मतलब होता है बच्चों फेस वैल्यू पे, तो ₹5 पर शेयर पर भाई साहब ने कितने पे किया है? 50% ओनली, है ना। 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो उसने खुद बच्चों 5 रुपए पे कर दिया है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज कर देता हूँ। एंड डिक्लेयर कितना किया है? ₹5 ऑब्वियस ऑन फेस वैल्यू, पर वो मेंबर ने बच्चों खुद 5 रुपए ही भरे हैं, तो डिक्लेयर का भी आधा उसको मिलेगा बच्चों 2.5। द कंपनी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स shall be justified in paying dividend of ₹2.5 per share in respect of such partly paid shares। Yes till here? All of you okay till here? All of you बच्चों? Dividend shall be paid only in cash, वरना कौन सा तुम्हारा? By capitalization of profits or reserves, by issuing fully paid bonus shares, ये चलता तुम्हारा, है ना। और paying up any amount for the time being unpaid on shares held by the members of the company। Declaration of dividend does not affect company's power to issue fully paid bonus shares। Such shares cannot be issued in lieu of dividend। ओके, तो याद रखो कि तुमने डिक्लेयर किया डिविडेंड और पे कर दिया बोनस, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़े बच्चों हम लोग। द डायरेक्टर पीकी ब्लाइंडर्स लिमिटेड proposed dividend of 12% on equity shares of financial so and so। The same was approved in the AGM। Okay, and the directors declared the approved dividend। ठीक है, भी ठीक है। Mr. Ninja was holder of 1,000 equity shares as on 31st March, but he has transferred the shares to Raj, whose name has been registered on 20th May। Who will be entitled to the above dividend? बच्चों जनरली डिविडेंड किसको मिलता है? कौन से मेंबर को? निंजा को मिलेगा या राज को मिलेगा बच्चों? राज को मिलेगा, राज को मिलेगा ना बच्चों, निंजा को नहीं मिलेगा। निंजा को नहीं मिलेगा बच्चों, राज को मिलेगा। क्यों?
डू यू चेक मेंबरशिप एज ऑन 31st मार्च और सम अदर डे? अगर सम अदर डे तो कौन सा डे बच्चों, वो क्या बोलते हैं उसको? अच्छा ठीक है, राज क्यों है फिर? वाई राज बच्चों? लास्ट क्वार्टर अगर कुछ नहीं बच्चों, ऐसा जिस दिन पे डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन किसका नाम है, अगर वो देखना बच्चों। हाँ है ना, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया उस दिन मेंबर कौन है, हमको ये देखना है। हमने बच्चों कब डिक्लेयर किया डिविडेंड? एजीएम में डिक्लेयर किया, लेटेस्ट से कौन सा था वो? 20 सितंबर। तो 20 सितंबर को जो मेंबर है उसको दिया जाएगा ना बच्चों डिविडेंड। क्लियर? अब तुम सोचो, यहाँ पे राज ने बच्चों शेयर्स ले लिया मार्च मई में, राज ने शेयर ले लिया मई में बच्चों, पैसे भी दे दिए उसके निंजा को। अब ROM में किसका नाम दिख रहा है बच्चों? राज का दिख रहा है। ओके, तो क्यों पुराने शेयर होल्डर को क्यों जाएगा डिविडेंड? ओके एवरीबॉडी, सो एकदम बेसिक कॉमन सेंस है, जिसके शेयर्स उसका डिविडेंड, है कि नहीं? दिस इज वेरी बेसिक थिंग, जिसके शेयर्स उसका डिविडेंड, है ना बच्चों? इनफैक्ट हमको तो और एक कॉम्प्लिकेटेड केस देखना है, वो तो पेंडिंग है कि शेयर ट्रांसफर हो गया बट बच्चों बायर का नाम ROM में नहीं आया, वो देखेंगे अगले वाले सेक्शन में आएगा वो। ओके एवरीबॉडी, 126 वगैरह में आगे आएगा तुम्हारा। ओके, और यहाँ पे जब क्लियर कट लिखा गया है, मतलब शेयर ट्रांसफर हो चुका है, यहाँ पे तो क्लियर कट लिखा भी है हुज नेम हैज बीन रजिस्टर्ड, है ना? तो नॉर्मली ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, नॉर्मली मतलब तुमको अभी थियोरेटिकली बता रहा हूं मैं, ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड जिसका नाम है ROM में, उसको शेयर देते हैं। प्रैक्टिकली देखेंगे अगर हम लोग बच्चों, प्रैक्टिकली तो बोनस शेयर्स, बायबैक एज वेल एज डिविडेंड बच्चों कंपनी या फिर बोर्ड पहले ही डिक्लेयर करती है, समथिंग कॉल्ड एज रिकॉर्ड डेट। कभी सुना रहेगा तुम लोगों ने रिकॉर्ड डेट? ओके, और रिकॉर्ड डेट जनरली बच्चों, जनरली वो फ्यूचर का देकर रखते हैं कि इस दिन पे 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, जो भी है वो दिन पर जो भी तुम्हारे मेंबर हमको दिखेगा एज अंडर ROM, उसको दिया जाएगा डिविडेंड। अब ये होता क्या है, फ्यूचर का डेट क्यों देके रखते हैं बच्चों? क्योंकि जो लिस्टेड कंपनी है उनके जो शेयर्स बाइंग सेलिंग होती है वो डिमैट में बच्चों कब दिखती है? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज T+2। कभी सुना तुमने? सुना है कुछ? ट्रांजैक्शन डेट प्लस 2 वर्किंग डेज जनरली लग जाता है तुम्हारे डिमैट अकाउंट में, दिखते दिखते हैं। कुछ बात समझिएगा मैंने क्या बोला? इसलिए बच्चों लोग कभी भी रिकॉर्ड डेट फ्यूचर का ही बता के रखते हैं, है कि 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद। ओके, वो डेट पे जो लिखेंगे हमको मेंबर में, उनको मिलेगा डिविडेंड एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, जरूर ओके है? एनीवेज आगे बढ़ू मैं। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट, किसने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करना चाहिए? जिनका डिपॉजिट का अमाउंट ही पेंडिंग है, तो भाई उन्होंने तो डिविडेंड बिल्कुल डिक्लेयर नहीं करना चाहिए। डिपॉजिट का अमाउंट पेंडिंग है, तुम बच्चों बाहर के लोगों का पेमेंट पेंडिंग करके रखा है और तुम खुद के ओनर्स को पेमेंट कर रहे हो, गलत हो जाएगा बच्चों, तो है ना? सो कंपनी which fails to comply with provisions of section 73 or 74, है ना, so shall not so long as this failure continues declare any dividend. Impossible. Okay everybody, अगर तुम्हारा डिपॉजिट पेंडिंग है, you cannot issue dividend, you cannot declare dividend. याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बेसिक है तो एकदम कॉमन सेंस। यहाँ पे कोई डिबेंचर्स का बोल के रखा है क्या? नहीं, बट डिपॉजिट का बच्चों बोल के रखा है कि अगर डिपॉजिट पेंडिंग है देन यू कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड। क्लियर? दूसरा कॉमन सेंस, सेक्शन 8 कंपनी बच्चों कैन डिक्लेयर डिविडेंड? बोलो हाँ या ना? इम्पॉसिबल। हाँ या ना बच्चों? इम्पॉसिबल। उनको स्टार्टिंग में सेक्शन नंबर 8(1) में लिख के बोला है कि तुम्हारा जो भी है
वो प्रॉफिट नहीं होता है, इट इज जस्ट एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर। इट इज, बच्चों हम लोग क्या कहेंगे उसको, सरप्लस। अरे हाँ या ना, सरप्लस बोलते हैं हम लोग उसको, प्रॉफिट बोलते हैं क्या? नहीं। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, हम बच्चों, प्रॉफिट तो है ही नहीं, वो सरप्लस है। तो उसको हम एज ए डिविडेंड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, कर नहीं सकते। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। सेक्शन 8। तो बच्चों हम सरप्लस का करेंगे क्या? हम उसका इस्तेमाल कंप्लीटली फॉर फर्दरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इस्तेमाल करेंगे। समझा कि नहीं समझा? इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बोलना है, बोल दो, जीएसटी का लैंग्वेज है ना। फॉर प्रमोशन ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स, उधर ही इस्तेमाल करना है। इज इट ओके एवरीबॉडी? है ना। Your profits are intended to be applied only in promoting objects of the company. ठीक है तो बच्चों, आगे बढ़ू मैं? अरे बोलो हाँ। Then unpaid dividend account. All right. सेशन कंपनी का स्टोरी समझा? इंपॉर्टेंट, अनपेड डिविडेंड अकाउंट इंपॉर्टेंट है ये, ओके, यूडीए। अब डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद, ओके, ध्यान देना, आई कॉल इट एज एक्स। यहाँ पे एक्स इज योर डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ओके। यहां से विद इन 5 days हमको ट्रांसफर करना बच्चों, कहाँ पे? सेपरेट सेपरेट बैंक अकाउंट, हाँ या ना? देन यहीं से ही बच्चों विद इन व्हाट 30 days, मैं लिख रहा हूं टाइम पास में, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, हाँ या ना? अब जब तुम्हारा यहां पे डिविडेंड पे नहीं हुआ फॉर एनी रीजन, इसमें 2 रीजन तुम्हारे, एक तो तुम्हारी खुद की गलती या फिर शेयर होल्डर की गलती। तुम्हारी खुद की गलती, तुमने डिस्पैच नहीं किया, पेमेंट नहीं किया खुद 30 दिनों के अंदर, वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर लिया, या फिर शेयर होल्डर का डिटेल्स ठीक से मैच नहीं हो रहे, उसके बैंक अकाउंट मैच नहीं हो रहे, उसका पेमेंट मिल नहीं रहा है उसको, है ना, मिसमैच हो रहा है उसका नाम इन द बैंक अकाउंट एंड द नेम इन योर चेक, या फिर तुम्हारा जो भी ट्रांसफर कर रहेगा अमाउंट का, तो शेयर होल्डर की वजह से बच्चों रह गया वो। तो यहां से ना, अभी तुम्हारा 30 days जहां पे एक्सपायर हुआ है ना, वहां से विद इन व्हाट बच्चों नाउ 7 days तुम क्या करोगे? ट्रांसफर टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी दूसरा बैंक अकाउंट याद रखना बच्चों, उसका नाम ही अनपेड डिविडेंड अकाउंट है, हाँ या ना एवरीबॉडी? उसका नाम ही बच्चों अनपेड डिविडेंड अकाउंट है ना। तो मान लो इसको तुमने नाम दिया था, इसको तुमने नाम दिया था बच्चों डिविडेंड अकाउंट फॉर द ईयर और डिविडेंड पेएबल, और अभी तुम्हारा क्या हो गया? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अब तुमने यहाँ पे जैसे ट्रांसफर किया अनपेड डिविडेंड अकाउंट को, तो ये ट्रांसफर के ट्रांसफर के बाद विद इन 90 days, बराबर है क्या? बराबर है, विद इन 90 days तुम एक स्टेटमेंट सबमिट करोगे आरओसी को, हाँ या ना? सबमिट स्टेटमेंट टू आरओसी। ये अमाउंट जो ट्रांसफर किया है वो किस किस का है, वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ या ना? वो किस किस का है? क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे जाओ, मैं चेक करो। तो नॉट बीन पेड और क्लेम, दोनों रीजन, ओके, कंपनी की गलती या शेयर होल्डर की गलती, 30 दिनों के अंदर बच्चे पेमेंट नहीं हुआ, बट तो विद इन 7 days फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ द 30 days ट्रांसफर द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड, ओके, कहां पे? इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट कॉल्ड एज अनपेड डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। कंपनी स्टेटमेंट बनाएगी और विद इन 90 days बच्चों किसको सबमिट करेगी? आरओसी को, एज वेल एज वो स्टेटमेंट जो है पब्लिश किया जाएगा ऑन इट्स ओन वेबसाइट, है कि नहीं? ऑन इट्स ओन वेबसाइट। क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े? अरे बोलो हाँ। देन डिफॉल्ट एंड ट्रांसफर स्टार मार्क, क्यों? क्योंकि परचेस का बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट को ट्रांसफर नहीं किया तो उसके ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, समझ रहे हो? अगर इफ यू विल सी हियर बच्चों, दोनों पैसे एज सच बैंक कंपनी के पास ही है,
ये डिविडेंड पेएबल अकाउंट और ये अनपेड डिविडेंड अकाउंट है तो कंपनी का ही बैंक अकाउंट, तो तुमने अगर यहां से यहां ट्रांसफर नहीं किया पैसा, ओके, तो तुमको बच्चों इंटरेस्ट लगेगा। गेटिंग माय पॉइंट? एट द रेट ऑफ व्हाट? 12%। ओके, इफ डिफॉल्ट इन ट्रांसफर इनटू यूडीए, the company is liable to pay interest at the rate of 12% per annum, and interest accruing shall be paid in proportion to the unpaid dividend. Okay, तो बच्चों किसकी गलती यहाँ पे है? कंपनी की गलती। तो 12% बच्चों कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द डिविडेंड, और वो शेयर होल्डर को दिया जाएगा आगे फ्यूचर में इन प्रोपोर्शन ऑफ हिज डिविडेंड अमाउंट, है ना। अब कब तक बच्चों पैसा रहेगा कंपनी के पास? 7 साल तक, हाँ है ना। एवरीवन क्लियर? जैसे अमाउंट ट्रांसफर हुआ यूडीए को, वहां से फॉर 7 इयर्स बच्चों पैसा रहेगा कंपनी के पास। क्या बच्चों पैसा कंपनी का हो गया? नहीं। तो क्या शेयर होल्डर वो कंपनी से कभी भी डिमांड कर सकता है? हाँ, उसको बस एप्लीकेशन देना है कंपनी को, देखो भाई ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये दिस एंड दैट, नाम मिसमैच नहीं हो रहा था, कुछ तो नाम मिसमैच था, हमने इसको रेक्टिफाई करवाया है, तो अब नाउ यू कैन गिव मी द मनी। ओके, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ओके एवरीबॉडी, आगे जाओ मैं बच्चों। An investor to make application for claiming back the amount, claiming back the dividend amount within 7 years. तो 7 साल तक बच्चों कंपनी के पास, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट टू आईईपीएफ, टू आईईपीएफ। ओके रेडी बच्चों? Dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of such transfer shall be transferred by company along with interest accrued. इंटरेस्ट बच्चों, इंटरेस्ट के साथ, ब्याज के साथ ये अमाउंट बच्चों ट्रांसफर होगा कहां पे? आईईपीएफ को, ठीक है। टू अ फंड एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 125, अगला सेक्शन वही आईईपीएफ का। एंड द कंपनी शैल सेंड अ स्टेटमेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ द डिटेल्स ऑफ सच ट्रांसफर टू द आईईपीएफ। ओके, और बच्चों आईईपीएफ उनको एक पावती, एक रिसीट देगी कि हाँ भाई ये पैसा हमको मिल चुका है। समझा? ऊपर से गया, देखो बच्चों ये ट्रांसफर हुआ तुम्हारे यूडीए को, बराबर है। उसके विद इन 90 डेज तुमने एक स्टेटमेंट बना के आरओसी को दिया, एज वेल एज वेबसाइट पे तुमने बच्चों अपलोड किया, ठीक है, फाइन। अब तुमने जो ट्रांसफर किया था उसके आगे की बात मैं लिखूंगा ना बच्चों, आफ्टर 7 इयर्स। आफ्टर हाउ मेनी इयर्स? आफ्टर 7 इयर्स ट्रांसफर टू आईपीएफ, बराबर है। अब तुम मुझे पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी को दे रहे हो। अब तुमने XYZ अमाउंट ट्रांसफर किया ना आईपीएफ को, तो आईपीएफ बोलेगी नहीं पैसा किस किस का क्या क्या है। कल जाके लोग हमसे मांगेंगे तो हम क्या बोलेंगे? ओके एवरीबॉडी, तो आईपीएफ बच्चों उसके साथ एक स्टेटमेंट भी लेगा, अच्छा ये पैसा इन दिन का ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट है और टोटल अमाउंट इतना है। और आईपीएफ बच्चों कंपनी को रिसीट देगी, पावती, एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई तुम्हारा पैसा मिल गया। समझा बच्चों? इट इज जस्ट अ प्रूफ। कंपनी के पास क्या रहेगा? प्रूफ। कल जगह कोई डिक्लेयर, कल जगह कोई मांगता है तो कंपनी बोलेगी भाई दे चुके, हम दे चुके सनम, किसको? आईपीएफ को, है ना। अरे हाँ बच्चों, ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ऑलराइट, कहाँ पे थे? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी इसको अब तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, पर पढ़ो इसको जरा सा। और तुमको इसमें अलग क्या दिख रहा है बच्चों? पता है तुम लोगों का कभी ध्यान गया कि नहीं इसको? पता नहीं मुझको पहले कुछ गया तुम्हारा ध्यान बच्चों? इज इट सेम लाइक अबव कि 7 साल के बाद ट्रांसफर होना है आईपीएफ को? हाँ है ना एवरीबॉडी? बच्चों बोलो बच्चों, 7 साल के बाद ट्रांसफर करना है आईपीएफ को, जो भी क्लेम नहीं हुआ है, जो भी डिविडेंड बच्चों क्लेम नहीं हुआ है या फिर पे नहीं हुआ। पर अभी हम लोग क्या ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ समझ रहे तुमको? क्या ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों? किसी कुछ समझ रहा है या नहीं समझा? या बताऊं मैं? बोलो फटाफट। यस,
वी आर ट्रांसफरिंग शेयर्स, शेयर्स ट्रांसफर कर रहे हैं बच्चों हम लोग, शेयर्स ट्रांसफर डायरेक्टली किसको, आईपीएफ को। किसके शेयर्स, जिसके शेयर्स के ऊपर डिविडेंड हैज नॉट बीन क्लेम्ड और पेड फॉर 7 consecutive years, 7 कंटिन्यूस सालों के लिए भाई साहब उसका डिविडेंड एक तो अनपेड रह गया है या फिर अनक्लेम्ड रह गया है, तो ऐसे शेयर्स ही बच्चों किसके पास चले जाएंगे, आईपीएफ के पास। मतलब उससे होगा क्या बच्चों, बस इसका एक इम्पैक्ट तुमको बताता हूं। मतलब 8वें 9वें साल में कभी भी जब कंपनी डिक्लेयर करेगी डिविडेंड, तो बच्चों वो डिविडेंड भी डायरेक्टली जाएगा आईपीएफ के पास। सी जिसका कोई नहीं है ना बच्चों, उसका गवर्नमेंट है, वो ये वाली बात है ना। जिसका कोई भी नहीं उसका कौन है बच्चों, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट है, ऐसी वाली बात है। तो पैसा जाएगा बच्चों, शेयर्स तो गए आईपीएफ के पास, इसलिए उसके ऊपर का डिविडेंड भी बच्चों किसके पास गया, आईपीएफ के पास गया। आईपीएफ उसका ओनर नहीं बन रही है, इतना याद रखना। आईपीएफ बच्चों उसका ओनर नहीं बन रही है, बस कस्टोडियन, या फिर यू कैन से क्या बोलते हैं उसको, कस्टोडियन मतलब तुम्हारा फिड्यूशियरी रिलेशनशिप वाला, एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है ना, ओरिजिनल ओनर के बिहाफ पे। अब ओरिजिनल ओनर बच्चों कभी भी फ्यूचर में आता है 7 साल 10 साल 15 साल के बाद, we can reclaim back his dividend along with interest as well as shares, अगर शेयर्स भी गए हैं बच्चों आईपीएफ के पास तो। समझा क्या, बोलो मुझको, ऑल ऑफ यू समझे कि नहीं बच्चों, ऑल ऑफ यू टेल मी, एवरीबॉडी यस लिया। तो शेयर्स भी जाते हैं आईपीएफ के पास, है ना। तो डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो प्लीज, मैं तो यहाँ पे डाल के रखो विद इन 5 days, विद इन 5 days ट्रांसफर, है ना, टू अ डिफरेंट बैंक अकाउंट। 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है, 30 दिन नहीं हुए तो 7 दिन के अंदर यूडीए के बच्चों के बाद 90 days के अंदर बच्चों का स्टेटमेंट बनाओ, नहीं किया तो 12% का इंटरेस्ट पे करो, है ना, और 7 साल के बाद बच्चों ट्रांसफर करो आईईपीएफ को, है ना। समझे बच्चों, ऑल ऑफ यू क्लियर, आगे जाओ मैं, ओके। इसके ऊपर बच्चों कुछ क्यूएनए कर लेते, क्यूएनए चलेगा, थियरी वाले करते हैं। आगे जाओ बच्चों में, चलो। The AGM of ABC Limited declared dividend at the rate of 30% payable on equity as recommended by board on 30th September. The AGM, कुछ AGM, हाँ. But the company was unable to post the dividend warrant to Ranjan, an equity shareholder, up to 30th June. Ranjan filed a suit against company for payment of dividend along with interest at the rate of 20%. अपना सेक्शन हुआ ही नहीं है वाला अब तक, तो ये हमको देखना पड़ेगा। अब तो पेंडिंग है तो यार ये रहने दो बच्चों, फिलहाल करेंगे उसको। The company has defaulted in repayment of public deposits. Okay. देखो, the board of directors of ABC Tractors Limited proposes to declare dividend rate of 20%, despite the fact the company has defaulted in repayment of public deposits. चलेगा ये बच्चों? बिल्कुल भी नहीं, क्लियर कट लिख के रखा है सेक्शन 123 में, है ना। प्रोहिबिशन ऑन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, 2 लोगों को प्रोहिबिशन की बात कर रहे हैं। एक तो जिनका बच्चों डिपॉजिट पेंडिंग है पेमेंट करना, दूसरा वाला सेक्शन 8 कंपनी अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिटेड, कंपल्सरीली प्रोहिबिटेड। ओके, सो प्रोहिबिट, स्पेसिफिकली प्रोहिबिट्स, ओके। ऐसे कंपनी जो फेल हो चुके हैं एज पर सेक्शन 73 एंड 74, ओके, उन्होंने रीपेमेंट नहीं किया बच्चों डिपॉजिट्स का, ओके, कि shall not as long as the failure continues declare any dividend. Yes, चलिए, तो बच्चों the declaration of dividend is not valid. Finally, Alpha Herbals, a Section 8 company, is planning to declare dividend. Time pass another question. Chopra is holding 800 equity shares on the date. State whether the act of the company's क्या, ये चोपड़ा का क्या कर रहे हैं हम लोग,
चोपड़ा पिक्चर में कैसे किधर क्या है पता नहीं, चोपड़ा का कुछ तो दो आगे। चोपड़ा के पास 800 शेयर्स, 800 शेयर्स है। अरे तो क्या करूं मैं उसका? चोपड़ा क्यों लाया पिक्चर में? एक सेंटेंस बढ़ाने के लिए? क्या हम चोपड़ा को शेयर्स दे सकते? ऐसा तो पूछो। कुछ नहीं, चोपड़ा के पास 800 शेयर्स है। गुड, गुड फॉर हिम, है ना बच्चों? स्टेट वेदर द एक्ट ऑफ द कंपनी इज अकॉर्डिंग। अरे देने तो दो पहले, कुछ भी। द कंपनी इज हैविंग लाइसेंस अंडर सेक्शन 8 आर प्रोहिबिटेड। बच्चों क्लियर कट लिखे रखा है, ओके। 8(1) में बोला है, 8(1) में, 8(1), ओके। तो पहली बात तो प्रोहिबिटेड फ्रॉम डिक्लेयरिंग डिविडेंड। दूसरा, उनका जो प्रॉफिट होता है, इट कैन बी यूज ओनली फॉर प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इंपॉर्टेंट, समझे? आगे बढ़ू मैं? ओके बच्चों, फाइन। तो 125, 126, 127 है ना, ये तुम्हारे 3 सेक्शन बचते हैं। तो फिर उसके ऊपर भी तुम्हारे 2-3 और क्वेश्चन बचते हैं। तो इसलिए फिर उसको बच्चों को रखते हैं एज सच एक अगले लेक्चर के लिए। अगले लेक्चर भी तुम्हारा जनरली बस 1 घंटे का ही रहेगा, क्योंकि इसमें भी तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। ओके ऑल ऑफ यू, एवरीबॉडी। फिर अभी के लिए रखते बच्चों, इतना ही चलेगा ना? सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस, पक्के से वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स because it keeps me motivated to give you more and more content. So thank you so much guys, take care, bye bye, all the best.